हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका प्लॉटिनस चल रहा था। प्लॉटिनस की मैंने 2 वीडियो भेज दी थी और अभी आपकी 3rd वीडियो है ये। तो प्लॉटिनस के बारे में आप लोग को मैंने बताया था। अभी आगे देखते हैं कि प्लॉटिनस ने कलाकृति के बारे में क्या कहा है और सौंदर्यता को लेके इनके क्या विचार थे। तो पहले आपको मैं थोड़ी सी लास्ट वीडियो के बारे में बताती हूँ, फिर हम देखते हैं इसमें। तो इन्होंने कहा था प्लॉटिनस ने कि बुद्धि का तार्किक प्रयोग वस्तुओं को ग्रहण करने के रूप में होता है। यह सबसे निचली कोटि का है। तो जो इन्होंने बताया था बुद्धि को लेके कि जो तर्कहीन चीज़ें हैं, जिनमें जो है कोई मतलब नहीं होता जिन चीज़ों का, वो क्या है, वो निरर्थक है, मतलब कोई भी काम की नहीं है और बहुत ही निम्न कोटि की मानी गई हैं। तो जो हमारे तार्किक हैं, जिसमें बुद्धियों का प्रयोग किया गया है ना, तो उसको भी इन्होंने सबसे निचली कोटि का माना है। जब आत्मा अपूर्ण रहती है तब तक वह इस संसार में अपूर्व सौंदर्य के अनुभव में लगा रह सकता है, क्योंकि इसी से उसे सौंदर्य की क्रमिक उचित स्थितियों का ज्ञान होगा और पूर्णता की ओर क्रमिक होगा। तो इन्होंने क्या बताया था कि जब तक हमारी जो आत्मा है, जो मेन सौंदर्य है, पूर्ण सौंदर्य है, वहाँ तक नहीं पहुँचती, उसका अनुभव नहीं करती, तो उसको ढूंढती रहती है ना। तो क्या होता है इस स्थिति में, सौंदर्य क्रमिक रूप में सौंदर्यता को ढूंढती है आत्मा हमारी, और क्या होता है, पूर्णता की ओर बढ़ती है, पूर्णता की ओर क्रमिक होती है। तो ये जो है प्लॉटिनस ने कुछ बताया था, चीज़ें बताई थी सौंदर्य को लेके। तो अब अभी आपका सुंदर और असुंदर हेडिंग बताया था। तो उसमें जो आत्मा के अपने स्वभाव के अनुकूल अनुकरण है वही सुंदर है, जो आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध है वही असुंदर है। तो देखिए, जो आत्मा और स्वभाव को अच्छा लगे, जो आपके अनुकूल हो आत्मा और स्वभाव के, वही अनुकरण क्या बता रहे हैं, सुंदर बता रहे हैं। और जो अच्छा नहीं लगता है, हमारे स्वभाव के विरुद्ध होता है, आत्मा के विरुद्ध होता है, वो कैसा होता है, असुंदर होता है। वह शिव से भी रहित होता है जो असुंदर होता है, और असुंदर को सुंदर बनाने तथा स्वभाव को कल्याणकारी बनाने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तभी जो है हम सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी आत्मा को अनुकूलित लगे, अच्छा लगे। इसे समझने और इसका साक्षात करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास ही होती है, अन्य प्राणियों के पास नहीं है। आत्मा का शरीर से संबंध है, शरीर में रहने पर आत्मा की कार्य शक्ति निम्नलिखित है। तो देखिए, आप लोग को बताया था, ये सारी चीज़ें समझा दी थी लास्ट वीडियो में कि एग्जाम्पल के साथ कि कैसे मनुष्यों के पास वो शक्तियाँ होती हैं सौंदर्यता को पहचानने की, साक्षात करने की, और अन्य प्राणियों के पास नहीं होती हैं। तो आत्मा का जो शरीर से संबंध है, वो शरीर में रहने पर आत्मा के क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो इंद्रिय बोध और संवेदना के बारे में बताया था कि वो क्या होता है इंद्रिय बोध और संवेदना में, जब वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो इंद्रियों पर जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है। और फिर दुख और सुख के बारे में बताया था कि इनका संबंध आत्मा के निम्न अवस्था तथा शरीर दोनों से है, आत्मा और शरीर दोनों से है। सुख और दुख का संबंध आत्मा और शरीर में सामंजस्य होने पर सुख का अनुभव होता है, अन्यथा दुख का अनुभव होता है। स्मृति की कल्पना, इसका संबंध बुद्धि से है ना। आपको सारी चीज़ें तभी याद आती हैं, इमेजिन तभी कर पाते हो जब आपकी बुद्धि उसमें काम करती है। तो यही कह रहे कि इसका संबंध बुद्धि से है। कल्पना तर्कहीन तथा तर्कपूर्ण दोनों प्रकार से कार्य करती है। तर्कहीन कल्पना जो है वो इंद्रियों तक ही सीमित रहती हैं, और जो तर्कपूर्ण होती हैं वो कल्पनाएं कैसी होती हैं, उच्च स्थितियों की ओर ले जाती हैं और प्रधान रूप होती हैं, और हमारे मानसिक दशा को आनंद की प्राप्ति भी कराती हैं। फिर आपका मैंने विवेक बताया था कि यह शक्ति सत्य के तत्वों को क्रमशः ग्रहण करती है और इसका सौंदर्य से संबंधित कोई बोध या कोई स्थान नहीं है। फिर आपका जो अगला पॉइंट था वो था बुद्धि, इच्छा और प्रेम। इसका संबंध किससे है, सत्यम शिवम सुंदरम से है। ध्यान, इसका प्रयोग शुद्ध आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार कलाकार के ध्यान से कलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक के ध्यान से रूप पर आधारित भूत तत्व की व्यवस्था होती है। तो जब आप किसी चीज़ में बहुत ऑब्जर्व करते हो, ध्यान लगाते हो किसी चीज़ को, है ना, तो क्या होता है, उससे कलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, और वो कलाकृतियाँ जो हैं वो शुद्ध आत्मा की ओर उन्मुख करती हैं। तो अब देखते हैं कि जो कलाकृतियाँ हैं वो क्या बताया कलाकृतियों के बारे में प्लॉटिनस ने। परम सत्य का प्रतीक,
जब कलाकार मृतात्मा के बयान की ओर ले जाने के वाले प्रत्यय को रूप में द्वारा उपस्थित करता है तो उसकी कृति प्रतीक मूलक होती है। जो परम सत्य है वही आदर्श है और जो आदर्श है वही सुंदर है। अब देखिए, तो ये बता रहे हैं कि जब कलाकार मृतात्मा के बयान की ओर ले जाए, मतलब जो मृत आत्मा है उसकी ओर ले जाने वाला जो प्रत्यय है और प्रत्यय का जो रूप है उसके द्वारा क्या होता है, कृति प्रतीक मूलक मानी जाती है और जो परम सत्य भी होती है और वही आदर्श है और जो आदर्श है वही सुंदर है ना। तो ये जो है ये कोई इसमें एस्थेटिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ जूम मीटिंग पे समझाते हुए चलती हूँ। तो आप एक बार वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद जूम मीटिंग पे हम सारे पॉइंट, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं समझ में तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, कलाकृति भौतिक संसार की किसी वस्तु की अनुकृति मात्र नहीं है, वह अंतेंद्रिय की कल्पना से उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि जो कलाकृति है वो भौतिक संसार की वस्तु की अनुकृति मात्र नहीं है, मतलब जो आप चीज़ आप सामने देखते हो, कॉपी करते हो, सिर्फ वो नहीं है कला। कला क्या है, अंतेंद्रिय कल्पना, मतलब आपके अंदर से भी उत्पन्न होती है, आपकी बुद्धि से, आपकी कल्पना से भी उत्पन्न होती है। सिर्फ बाहरी चीज़ों को, आउटर जो होता है, आउटर अपीयरेंस, वो नहीं बनाते हो आप, अपनी कल्पना और अपने अंतर इंद्रिय जो आत्मा से निकलती है चीज़ें, जो अनुभूति होती है, उनके द्वारा भी आप उत्पन्न करते हो। प्लॉटिनस के अनुसार शरीर का सौंदर्य जीवन है, मृत व्यक्ति की तुलना में जीवित व्यक्ति सुंदर है। इस प्रकार जीवनहीन मूर्ति या चित्र में सजीव सी लगने वाली कृति सुंदर है। तो प्लॉटिनस के अनुसार बताया है कि जो शरीर है, शरीर क्या है, वो सौंदर्य है, शरीर का जीवन सौंदर्य है। लेकिन जो मृत व्यक्ति की तुलना में बता रहे हैं कि जो मर जाता है इंसान, उसकी तुलना में जो जीवित है वो ज़्यादा सुंदर है। ये तो इसी प्रकार उन्होंने मूर्तियों और कलाओं को लेकर कहा है कि जो मूर्तियाँ जीवनहीन लगती हैं देखने में, या जो कलाएँ जीवनहीन लगती हैं, उनकी अपेक्षा इन्होंने बताया कि जो सजीव लगती हैं, जो यथार्थवादी होती हैं, वो कृति ज़्यादा सुंदर हैं। सौंदर्यानुभव के विभिन्न चरण अथवा स्थितियाँ। अब देखते हैं सौंदर्य का अनुभव करने के इन्होंने कौन कौन सी स्थितियाँ और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के चरण बताए हैं प्लॉटिनस ने। तो सौंदर्य तत्व से चरम रूप का दर्शन ऐसा नहीं हो सकता, इसका प्रत्यक्षीकरण क्रमिक रूप से होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो सौंदर्य के दर्शन होते हैं, जो सौंदर्य तत्व होता है, निहित होता है किसी चीज़ में, तो उसका प्रत्यक्षीकरण ऐसे नहीं होता है, वो क्रमिक रूप में होता है, क्रम में होता है। तो अब देखते हैं कि क्रमिक रूप में क्या बताते हैं। इसका प्रथम चरण है कि प्राकृतिक तथा कलात्मक सौंदर्य के प्रति प्रेम। हम इन वस्तुओं से अनुराग किसी बाह्य प्रयोजन के लिए नहीं करते हैं। इसी से यह सिद्ध होता है कि हम विशुद्ध सौंदर्य के साक्षात्कार की ओर उन्मुख हैं। तो इन्होंने बताया ना क्रमिक रूप में, तो इसका प्रथम चरण बताते हैं कि प्राकृतिक तथा कलात्मक सौंदर्य के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। तो हम इन वस्तुओं से अनुराग किसी बाह्य प्रयोजन के लिए नहीं करते हैं, मतलब हम किसी बाह्य सौंदर्यता के लिए या हम बाह्य अनुभूति के लिए नहीं करते हैं, है ना। तो कलात्मक और प्राकृतिक सुंदरता तभी लगती है जब हमारे आंतरिक को संतुष्टि प्रदान करे, है ना। तो इसी से सिद्ध होता है कि हम विशुद्ध सौंदर्य के साक्षात की ओर उन्मुख हैं। तो जो चीज़ें बाह्य प्रयोजन के लिए की जाती हैं, है ना, तो वो क्या होती हैं, शुद्ध सौंदर्य की ओर ले जाती हैं, उधर की ओर ही उन्मुख करती हैं, उन्हीं से साक्षात्कार कराती हैं। तो द्वितीय चरण में हमारा सौंदर्य अनुभव संबंधी दृष्टिकोण बदल जाता है। अब देखिए उसमें बाह्य प्रयोजन बताया था, इसमें इनका द्वितीय चरण में सौंदर्य अनुभव का संबंध बदल गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रथम स्थिति के सौंदर्य का आधार निम्न कोटि का है और स्थिति की वस्तुओं की प्रतिछाया का अंतःकरण में अनुभव है। बुद्धि तत्व उस रूप को एक अर्थ प्रकार प्रदान करता है। अब देखिए जो बता रहे हैं कि जो प्रथम स्थिति थी बाह्य प्रयोजन वाली, तो वो निम्न कोटि की है, और ये बता रहे हैं कि जो बुद्धि के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं और जो अंतःकरण से अनुभव होता है, वो जब बनाते हैं, वो वस्तुओं की प्रतिछाया जब बनाते हैं, तो वो क्या है, एक उच्च कोटि का है। वो बुद्धि के द्वारा रूप जो दिया गया है वो कोई अर्थ प्रदान करता है हमें। इस प्रकार हम पूर्ण सौंदर्य के पथ पर एक पग आगे बढ़ जाते हैं। इस क्रिया में इच्छा और ध्यान नियंत्रण आवश्यक है।
तो ये बता रहे हैं कि जब हम बुद्धि के द्वारा कोई हमें अर्थ मिल जाता है किसी रूप का, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूर्ण सौंदर्य के पथ पर बढ़ते हैं, है ना, एक पग आगे बढ़ते हैं, मतलब एक कदम आगे बढ़ते हैं। और इस क्रिया में इच्छा और ध्यान नियंत्रण आवश्यक होता है। तो जब हम सौंदर्यता की ओर बढ़ते हैं तो ये बता रहे हैं कि उसमें जो है इच्छा और ध्यान, इसका नियंत्रण होना बहुत आवश्यक होता है इस क्रिया में। तो सौंदर्य अनुभव के दूसरे चरण में वस्तु के मूल रूप तक पहुंचने की क्रिया तो होती है, पर उसका साक्षात्कार तब तक नहीं होता जब तक दृष्टा भी वैसा ही शुद्ध स्वरूप ना बन जाए। इस स्थिति में तर्क को छोड़ना होता है। तो सौंदर्य अनुभव जो है, जो सौंदर्य को अनुभव करते हैं, तो दूसरे चरण में क्या है, वस्तु के मूल रूप तक पहुंचने की क्रिया तो होती है कि जो मूल है, जो चीज़ें बनाई गई हैं कि क्या आर्टिस्ट ने अनुभूति की थी तो इसको बनाया, तो वहाँ तक पहुँचने की क्रिया तो होती है, पर उसका साक्षात्कार तब तक नहीं होता है जब तक दृष्टा भी वैसा ही शुद्ध स्वरूप ना बन जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चित्र आपके सामने लगी है तो ठीक है, आप उसकी मूल चीज़ों को समझ गए हो, लेकिन दृष्टा मतलब जो देखने वाला है, अगर वो भी वही अनुभूति नहीं करता है सेम, तो क्या होता है, वैसा ही शुद्ध स्वरूप नहीं बनाता। तो इस स्थिति में तर्क को छोड़ना होता है। तो क्या होता है, इस स्थिति में तर्क हमारा छूट जाता है, मतलब हम सामने वाली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो हमें वो सुंदर नहीं लगती है। जब तक हम उस चीज़ को, जो सामने पेंटिंग लगी है, उसको हम अनुभूति नहीं करेंगे उसका, तो वो हमें जब तक अच्छी नहीं लगेगी और उससे साक्षात्कार भी नहीं होगा। अतः जीवात्मा को शुद्धता के तल तक उठाने के लिए शरीर, इंद्रिय, स्मृति एवं विवेक के तलों से ऊपर उठना पड़ता है। यह सौंदर्य अनुभव की तीसरी अवस्था है। तो दूसरी अवस्था, पहली तो बाह्य प्रयोजन की थी, और दूसरी जो थी वो कैसी थी कि आप किसी चीज़ को अगर देख रहे हो तो उसमें एकदम फील करो उस चीज़ को कि हाँ, ये आर्टिस्ट ने कैसे काम किया हुआ है ना। तो अब तीसरी अवस्था बता रहे हैं ये कि जो हमारा जीवात्मा की शुद्धता है, उसका तल जो है वो ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो है शरीर, इंद्रिय, स्मृति एवं विवेक के तलों से ऊपर उठना पड़ता है। क्या, सौंदर्य का अनुभव करने के लिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। तो ये जो है वो तीसरी अवस्था थी। सौंदर्य का साक्षात्कार विरोध रहित स्थिति में ही हो सकता है। इसमें निरंतर ध्यान और अनुचिंतन चलता रहता है। जीवात्मा में जो सुंदर विद्यमान है उसका साक्षात्कार होता है। तो देखिए, सौंदर्य का साक्षात्कार विरोध रहित स्थिति में ही हो सकता है। सही बात है। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ में सुंदरता देखते हैं, उससे साक्षात्कार करते हैं, तो क्या होता है, विरोध रहित, मतलब उसके विरोधी ना हो। आपको वो ऐसा नहीं कि नहीं ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो विरोधी ना हो, तभी तो आप उसका अनुभव करोगे, तभी तो आपको वो सुंदर लगेगी। तो यही कह रहे हैं, सौंदर्य का साक्षात्कार विरोध रहित ही स्थिति में हो सकता है। इसमें निरंतर ध्यान और अनुचिंतन चलता रहता है, और जीवात्मा में जो सुंदर विद्यमान है उसका साक्षात्कार भी होता रहता है। अब देखिए, आपका प्लॉटिनस का निष्कर्ष है, ये लास्ट हेडिंग है आपकी। तो निष्कर्ष में इन्होंने देखिए क्या बताया हुआ है। कलात्मक सौंदर्य के प्रति प्लॉटिनस का विचार है कि कलाकार अनुकृति ना करके सृजन करता है। इस रचना को वहाँ त्रुटि रहित बनाने के लिए, वहाँ की जगह वह होगा, सही कर लेना इसको आप लोग। तो वह त्रुटि रहित बनाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, जिसका आदर्श स्वयं उसका अंतर होता है। तो देखिए, जो चीज़ें कलाकार बनाता है वो क्या करता है, अनुकृति ना करके उसका दोबारा से सृजन करता है ना। तो ये बताया है प्लॉटिनस ने। यही सेम चीज़ अरस्तु ने भी बताई थी, अगर आपको याद हो, अरस्तु मैंने पढ़ाया है। तो इस रचना को वहाँ त्रुटि रहित बनाने के लिए, तो कौन, जो कलाकार होता है वह त्रुटि रहित, मतलब गलतियों से इसको रहित बनाने के लिए वो क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता है अपनी कलाकृति में, जिसका आदर्श स्वयं उसका अंतर होता है। मतलब उसके अंतरात्मा से ही वो चीज़ें आती हैं कि हाँ, हमें ये कलाकृति अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सौंदर्य इंद्रिय निरपेक्ष तथा अलौकिक की अनुचिंतन में ही प्राप्त होता है। अतः सौंदर्य भौतिक पदार्थ में न होकर रूप की अवधारणा में रहता है। सौंदर्य में भेद नहीं है। सौंदर्य का लक्षण जीवन है, जो केवल सामान्य से अथवा अनुपात आदि, ये सामान्य की जगह सामंजस्य होगा, सही कर लेना, अथवा अनुपात आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
तो देखिए ये बता रहे हैं कि इंद्रिय निरपेक्षता अलौकिक की अनुचिंतन से ही हमें क्या प्राप्त होता है, सौंदर्य प्राप्त होता है। अभी बताया ना आप लोग को ऊपर कि शुद्धता जीवात्मा को शुद्धता के लिए उसको ऊपर उठना पड़ता है एक तल। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे भी कि सौंदर्य इंद्रिय निरपेक्ष और अलौकिक की अनुचिंतन से ही प्राप्त होता है। और सौंदर्य जो है वो भौतिक पदार्थ में ना होकर वो किस में होता है, रूप की अवधारणा में होता है। और सौंदर्य में भेद कोई नहीं है ना, इसके कोई रूप नहीं है, वर्गीकृत नहीं किया है इसको। और सौंदर्य का लक्षण क्या है, जीवन है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो विद्यमान होता है, हमें सुंदरता देखने का पूरा अधिकार होता है और हमें दिखता भी है। तो क्या है वो हमारे जीवन का एक लक्षण है जो केवल सामान्य से अथवा अनुपात से आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामंजस्य से मतलब ये जो है ये नहीं बता सकते कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है कोई चीज़, तो उससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। बस आपको सामने चीज़ें सुंदर लग रही हैं तो सुंदरता का अनुभूति, सुंदरता का अनुभव हम सामने जो चीज़ देखते हैं उससे कर सकते हैं और जो है किसी अनुपात से नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आपका प्लॉटिनस अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और बाकी इसमें जो है प्लॉटिनस से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी 3 वीडियो में या फिर इस वीडियो में जो पॉइंट्स हैं वो अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे साथ ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।